हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 1 अप्रैल 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आज आप जैसा कि नोटिस कर सकते हो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं हमारे इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू से, तो इनको आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ रिगार्डिंग द सीटीआर मॉडल। आप में से जो भी एस्पिरेंट्स 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जो 2024 का फाउंडेशन कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। अब ये जो पर्टिकुलर कोर्स है ये स्टार्ट हो रहा है 23 अप्रैल से, और ये जो नया मॉडल है बहुत ही रिसर्च के साथ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यूपीएससी की जो चेंजिंग डिमांड्स हैं उसको बहुत ढंग से कैटर कर पाए एंड कहीं ना कहीं आपको चीजें लंबे टाइम तक रिटेन रहें, ताकि जब आपका एग्जाम आए ना तब आप उनको टैकल करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो। तो क्लास टेस्ट रिवीजन और साथ साथ यहाँ पर एवेल्युएशन कंपोनेंट आपको मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे एडिशनल फीचर्स आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो जो कि आपको हेल्प करेंगे इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक करने के अंदर। तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये सारे के सारे यहाँ पे आपको पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेफिनेटली इसके सेजेस यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। इन केस आपको कुछ भी डाउट्स हैं, ठीक है, तो आप डेफिनेटली हमारे इन नंबर्स पे दैट इज 9920613613 पर कांटेक्ट कर सकते हो एंड अपने जो भी डाउट्स हैं डेफिनेटली आप इनको रिजॉल्व करवा सकते हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था रिगार्डिंग ओपन स्काईज ट्रीटी। देखो इसको जरा एक बार समझ लेते हैं, नाम से समझना, ओपन स्काईज ट्रीटी। ठीक है, तो कुछ आसमान की बात हो रही है, स्काईज की बात हो रही है। तो यहाँ पर दरअसल में होता क्या है ना, ये एक तरह का ट्रीटी है या एग्रीमेंट है जहां पर क्या होता है, जो भी पार्टीज ने यहाँ पे साइन किया हुआ है वो दूसरे पार्टी के ऊपर क्या कर सकते हैं, एक तरह का एक फ्लाइट के थ्रू, ठीक है ना, फ्लाइट के थ्रू एक तरह से नजर रख सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल मान लो कि एक पार्टी ए है और पार्टी बी है। ये पार्टी ए को ऐसा लगता है कि यार ये ना पार्टी बी कुछ गलत चीजें कर रहा है। गलत चीजें मतलब बहुत ज्यादा अपनी मिलिट्री को इनहेंस कर रहा है। ठीक है, अपनी मिलिट्री फोर्स, अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज के साथ बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड करने की कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर ओपन स्काई ट्रीटीज की मदद से ये पता क्या कर सकता है, जो कंट्री ए होगा वो एक तरह की शॉर्ट नोटिस के ऊपर एक फ्लाइट के माध्यम से, मतलब ऑब्वियसली इनके साथ में डिस्कशन के साथ ही फ्लाइट के माध्यम से एक डेटा कलेक्ट कर सकता है इन चीजों के रिगार्डिंग। आई बात समझ में? और ध्यान में रखना है जो फ्लाइट होगी ना ये अनआर्म्ड होगी, यहाँ पर कोई हथियार वगैरह लेके नहीं जाएंगे। बस एक तरह से दोनों कंट्रीज के बीच में ऐसा ना हो कि बहुत ही ज्यादा टेंशन इंक्रीज हो जाए, तो आपस में कहीं ना कहीं चीजें बनी रहे। एक तरह के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की तरह ही आप इसको देख सकते हो कि जहां पर हर स्टेट पार्टी क्या करती है, दूसरे के ऊपर एक तरह की शॉर्ट नोटिस के ऊपर अनआर्म्ड फ्लाइट्स यहाँ पर दूसरे की टेरिटरी के ऊपर जा सकती हैं, ताकि वो डेटा कलेक्ट कर पाए कि सामने वाली कंट्री कैसा मिलिट्री एक्शन या मिलिट्री फोर्सेस के रिगार्डिंग क्या एक्टिविटीज कर रही है। राइट, अब देखो ये जो पर्टिकुलर ओपन स्काई ट्रीटी थी ये 1992 में साइन हुई थी, फिर 2002 में ये इफेक्ट में आ गई। ठीक है, आज के टाइम पर से कितनी कंट्रीज है यहाँ पे इसकी मेंबर्स? आंसर इज 32। अब न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है क्योंकि कुछ टाइम पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इससे बाहर आ गया था। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि इसका यूएसए मेंबर है, आंसर इज नो। फिर क्योंकि यूएसए बाहर आ गया तो रशिया का पॉइंट ही नहीं रहा इस पर्टिकुलर ट्रीटी के अंदर, तो रशिया भी अकॉर्डिंगली बाहर आ गया। तो ध्यान रखना है, ना रशिया या ना यूएसए दोनों इसके मेंबर्स नहीं है। और जो मैंने आपसे पूछा था कि क्या सर इंडिया इसका मेंबर है, नहीं, इंडिया भी इसका मेंबर नहीं है और ना ही चाइना इसका मेंबर है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि रशिया और यूएसए ने चलो पुल आउट कर लिया है, इंडिया और चाइना तो इसके मेंबर है ही नहीं। और क्या मीनिंग होता है, आई होप आप वो भी सारी चीजें अच्छे से समझ गए होंगे। तो यही सारे इंपॉर्टेंट चीजें थी रिगार्डिंग ओपन स्काईज ट्रीटी। कल के लिए एज मंडे के लिए आपका होमवर्क है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। आपको बताना है कि कौन सी कंट्री इसको ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है, और क्यों न्यूज में रहता है। ये चीजें आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसके साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये होमवर्क है। ठीक है, पॉलिटिका में आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ जो हम अकॉर्डिंगली मंडे को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अब चलते हैं कुछ न्यूज देखते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रेयर डिजीजेस। पिछले 1 से 2 दिनों में ना रेयर डिजीजेस बहुत ही ज्यादा न्यूज में रही है। इनको ना ऑर्फन डिजीजेस भी बोला जाता है। अच्छा सर, इसका मीनिंग क्या है रेयर डिजीज का? रेयर डिजीजेस का ना एक्चुअल में अगर डब्ल्यू की आप डेफिनेशन देखोगे तो डब्ल्यू के हिसाब से कुछ ऐसी लाइफ लॉन्ग डिजीजेस, डिबिलिटेटिंग मतलब जो आपके शरीर को या फिर आपके माइंड को कहीं ना कहीं कमजोर बनाती हैं। तो ऐसी लाइफ लॉन्ग डिजीजेस जो कहीं ना कहीं 1,000 पॉपुलेशन में एक या एक इंसान से कम को हो। कहने का मतलब ये थोड़ी रेयर होती हैं। आई बात समझ में? अगर कोई मान लो 1,000 पॉपुलेशन है, 1,000 लोग हैं, उनमें से एक इंसान से कम को अगर ये बीमारी होती है ना ऑन एन एवरेज, तब उसको बोल देते हैं कि यार ये एक रेयर डिजीज है। पर एक्चुअल में अलग अलग कंट्रीज अपने अपने हिसाब से इसकी डेफिनेशन दे देते हैं।
आई बात समझ में? तो ये WHO का ये क्राइटेरिया जरूर है, पर कंट्रीज अपने हिसाब से भी इसको क्लासीफाई डेफिनेटली करती रहती हैं। तो कहने का पॉइंट क्या, प्रिविलेज काफी लो होती हैं, बहुत स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को ये इम्पैक्ट करती हैं। अब न्यूज में क्यों है सर ये? देखो न्यूज में इसलिए है कि एक्चुअल में ना, आप खुद सोचो, अगर बहुत कम पेशेंट है किसी पर्टिकुलर बीमारी के, तो क्या जो हमारी फार्मा कंपनीज हैं वो कोशिश करेंगी कि एक तरह का हम रिसर्च करें इसके रिगार्डिंग, एक तरह से हम मेडिसिन बनाएं? द आंसर इज नो। क्योंकि खुद देखो ना कि अगर इसके रिगार्डिंग करोड़ों रुपए लग जाएगा इनका रिसर्च के ऊपर, और रिसर्च के बाद क्या होगा, पेशेंट थोड़े से ही हैं, तो ये जो इन्होंने करोड़ों रुपए लगाया वो रिकवर कैसे करेंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो इस वजह से फार्मा कंपनीज यहाँ पर बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाती हैं इन चीजों के ऊपर। ठीक है, तो उससे दिक्कत क्या आती है? दिक्कत आती है पेशेंट्स को, उनके पास कोई दवाई ही नहीं होती है। अगर दवाई होती भी है तो देखो ये बहुत महंगी महंगी दवाई होती है, मतलब लाखों करोड़ों की दवाइयां भी मतलब हो सकती हैं। कहने का पॉइंट ये है कि क्योंकि इन्होंने इतना इन्वेस्ट किया है ना, तो दे विल एक्सपेक्ट कि हम उसको कहीं ना कहीं रिकवर करें उस पैसे को। तो पेशेंट के लिए ये दवाइयां बड़ी महंगी हो जाती हैं। अब इंडिया में भी हो सकता है ये दवाइयां मिले ही ना, दूसरे कंट्री से हम क्या कर रहे हो, इसको इम्पोर्ट कर रहे हो। ठीक है, कस्ट तो अगर बाहर से कोई चीज मंगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर क्या लगेगी, कस्टम ड्यूटी लगेगी। अब होता पता क्या था पहले, जब मान लो कोई रेयर डिजीज वाला पर्सन है, उसने बाहर से किसी पर्टिकुलर मेडिसिन को मंगाया, तो उसके ऊपर लग जाती थी कस्टम ड्यूटी। तो दवाई जो ऑलरेडी महंगी है वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए और महंगी हो गई, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लग गई। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली क्या हुआ, यूनियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि अब जो जितने भी ड्रग्स एंड फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पसेज होंगे, जिनको पर्सनल यूज के लिए आप कहीं ना कहीं ला रहे हो फॉर रेयर डिजीजेस, जो कि नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस 2021 के अंतर्गत है, उनके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी अब नहीं लगेगी। आई बात समझ में? तो कहने का पॉइंट था, तो कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है रेयर डिजीज के ऊपर, तो कहीं ना कहीं जो मेडिसिन होगी ना अब थोड़ी सस्ती हो जाएंगी फॉर दोज पेशेंट, जो पहले ही ऑलरेडी बहुत महंगी थी, उसमें थोड़ी सी कस्टम ड्यूटी वाला कमी देखने को मिल जाएगा। सर इंडिया के अंदर कितनी डिजीज हैं? नियरली हमें 450 रेयर डिजीज इंडिया में देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, दुनिया में लगभग 5000 से 8000 रेयर डिजीज है, क्योंकि डिपेंड करता है कंट्री की डेफिनेशन टू डेफिनेशन के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल आप सिकल सेल एनीमिया के बारे में जानते होंगे, थैलेसीमिया हो गया, ऑटोम्यून डिजीज हो गया, गॉचर डिजीज हो गया, हेमोफीलिया हो गया। इस तरह से बहुत सारी डिजीजेस हैं हमें देखने को मिलती हैं जो रेयर डिजीजेस हैं। अगर बात करें नेशनल पॉलिसी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीजेस 2021, यहाँ पर फोकस था ना कि कैसे जो लोग हैं जो रेयर डिजीज से कहीं ना कहीं उसका ट्रीटमेंट हम कैसे आसान करें। एक्चुअल में इसके रिगार्डिंग हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एक तरह के इन्होंने डेटाबेस बनाया कि रेयर डिजीज आखिर इंडिया में कौन कौन सी हैं। फिर देखो कि जो ड्रग्स हैं क्या इनका लोकल डेवलपमेंट हो सकता है नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरह की चीजें यहाँ पे करी गई ताकि एक तरह से अफोर्डेबल प्राइजेस के ऊपर रेयर डिजीज की जो मेडिसिन हैं, जो ड्रग्स हैं, वो लोगों तक पहुंचाई जा पाए। अब यहाँ पर इन्होंने 3 ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई कर दिया नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज के अंदर। पहला था ग्रुप 1। ग्रुप 1 के अंदर ऐसी बातें करी गई हैं कि वो वाली जो बीमारियां हैं जहां पर एक बार ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और अगर एक बार ट्रीटमेंट हो गया तो बंदा बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाएगा। ग्रुप 2 के अंदर ऐसी चीजें हैं जहां पर लगभग आपका पूरी जिंदगी भर कहीं ना कहीं इलाज चलेगा, पर ये जो इलाज है ना बहुत महंगा नहीं होगा, समझ रहे हो? ग्रुप 3 के अंदर वो चीजें हैं जहां पर इलाज अवेलेबल है, पर कहीं ना कहीं कैसे पेशेंट को सिलेक्ट करना है, और अगर सिलेक्ट कर लिया तो कहीं ना कहीं पूरी जिंदगी भर उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और वो भी बहुत महंगा होगा। ठीक है ना, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 आप देख सकते हो। अब जो ग्रुप 1 है ना, उसके रिगार्डिंग काफी अच्छी खासी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करी गई है कि 20 लाख तक की फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे दी जाएगी अंडर द स्कीम ऑफ राष्ट्रीय आरोग्य निधि। तो जो भी यहाँ पर ग्रुप 1 के अंदर लिस्टेड डिजीज से लोग हैं, उनको एक तरह से 20 लाख की मदद दी गई है, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि वो अपना जो वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है उसको करवाएं, एंड कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन को, मतलब अपनी जो बीमारी है उससे अच्छे से लड़ पाएं। साथ में ही यहाँ पे क्राउड फंडिंग मैकेनिज्म का भी है कि लोग, आप लोग भी देखते होंगे ना, कई बार आप लोगों को भी व्हाट्सएप के ऊपर आता होगा या कहीं पर कि इस पर्सन की आप हेल्प कीजिए, तो ये क्राउड फंडिंग बोलते हैं। कि अगर बहुत सारे लोग, आप देख रहे हो ना कि अगर मान लो किसी को 10 करोड़ की कोई अपना ट्रीटमेंट करवाना है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि 5 लोग मिलकर 10 करोड़ का कर दें। तो दुनिया भर से, मतलब जिसके पास भी जितना भी होता है, मान लो इसने 100 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट किया, इस मैंने 500 कर दिया, आपने 1000 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया, इस तरह की चीजें हमें डेफिनेटली देखने को मिल जाती हैं। तो क्राउड फंडिंग मैकेनिज्म इसको बोलते हैं, ताकि कॉस्ट इसकी कवर करी जा पाए, और कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल्स को भी इंकरेज किया जाता है इसके रिगार्डिंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है ना, उन्होंने के द्वारा स्वच्छोत्सव 2023, ठीक है, ये दरअसल 2 वर्ड से बना है, स्वच्छता और उत्सव। तो स्वच्छोत्सव 2023 सेलिब्रेट किया गया है, दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट रैली फॉर गार्बेज फ्री सिटीज इन न्यू दिल्ली, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है।
तो होता क्या है ना, जो 30 मार्च है, ठीक है, वो पहली बार फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट मनाया गया। रीजन क्या था? देखो, दरअसल में पिछले साल यानी कि 14 दिसंबर को यूएनजीए ने ऐसा अडॉप्ट किया था कि आने वाले 30 मार्च को हम इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट मनाएंगे, और ऐसा हम हर साल एनुअली करने वाले हैं। देखो फोकस क्या है, आप मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हो वो प्रोडक्ट यूज करने के बाद आप क्या करते हो, उसको फेंक देते हो, बात यहीं खत्म हो जाती है। बट ये बहुत ही लीनियर मॉडल है, हमें थोड़ा मूव होना है सर्कुलर मॉडल की तरफ। कहने का मीनिंग क्या, मान लो प्रोडक्ट था, अब प्रोडक्ट का आप जब कह रहा ना आपने उसको यूज करा, आप उसको थ्रो नहीं कर रहे, कुछ हद तक उसको या तो जो कंपनी है उसने रिकलेक्ट कर लिया, तो वहां से वो कुछ उसमें अंदर कुछ चेंजेस लेके आ सकती हैं, जो बोलते हैं ना कि रीयूज कर दिया, या तो आपने खुद ही कुछ रिपेयर कर दिया, ठीक है, उसको रिसाइकल कर दिया, तो उसकी जो लाइफ है कहीं ना कहीं लॉन्ग कर दिया। कहने का मीनिंग क्या है, ये अब एक तरह से ना इस तरह से सर्कुलर मॉडल बन गया। इवन जो हमारी नीति आयोग है उसने भी सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में जोर दिया है कि अगर हमें अपनी वेस्टेज को कम करना है एंड कहीं ना कहीं हमें फोकस करना है कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मैक्सिमम टाइम तक हम रीयूज कर पाए, तो उसी को बोलते हैं कि सोसाइटी का हमें शिफ्ट लेके आना है टुवर्ड्स सर्कुलरिटी। ठीक है, तो इस तरह के जीरो वेस्ट इनिशिएटिव्स का हम क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। 2030 तक हमारे बहुत अच्छे खासे फोकस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए, तो ये जो पर्टिकुलर डे है ना, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक अच्छा कदम हो सकता है। ये पर्टिकुलर डे ज्वाइंटली फैसिलिटेटेड है किसके द्वारा, यूनैप के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एंड साथ ही साथ यूएन हैबिटेट दैट इज यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम के द्वारा। अभी जो स्वच्छ उत्सव था वो किसने ऑर्गेनाइज किया था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, जो कि हमने अभी देख भी लिया। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज NILP, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। अब सर इसका मीनिंग क्या है? देखो पहली बात तो समझने की कोशिश करो कि हम लोग बच्चों के लिए बहुत अलग अलग प्रोग्राम्स लेकर आते हैं एजुकेशन के, बिल्कुल, पर कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो पढ़ नहीं पाए। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर बात करिएगा ना, अगर हम सेंसस 2011 की बात करें, तो नियरली 25 करोड़ इंडिया में इलिटरेट पीपल देखने को मिलते हैं। आज के टाइम पे सरकार का ऐसा मानना है कि ये नंबर 18 से 20 करोड़ है। अब अगर आप नोटिस करो कि इतने सारे लोग पढ़ नहीं पाए, तो उनके लिए भी तो कुछ करना चाहिए, बिल्कुल। तो दरअसल में जो NILP है ना, ये नियर जो 15 साल से ऊपर वाले लोग हैं उनको टारगेट करता है। ध्यान रखना, बच्चों के लिए नहीं है, 15 साल से ऊपर वाले लोग हैं जो पढ़ नहीं पाए, जो नॉन लिटरेट्स हैं। ऐसे हमारी कोशिश है कि 5 करोड़ लोगों तक पहुंचे। ऑल्दो ये नंबर 18 से 20 करोड़ है जो 15 साल से ऊपर हैं, जो नॉन लिटरेट्स हैं, पर हमारा टारगेट होगा कि कहीं ना कहीं 5 करोड़ तो हम डेफिनेटली इसको कवर करें इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के अंदर। तो NILP इसी को टारगेट करता है। आपके अगर आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पढ़ी ना, उसमें भी दरअसल लिखा हुआ है एजुकेशन फॉर ऑल। तभी से यहाँ पे बात चल रही थी इसकी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल हमेशा से होनी ही चाहिए, और NILP उसी की डायरेक्शन में एक कदम है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कहने का मीनिंग क्या, यहाँ पर जो पैसा होगा वो सेंटर भी देगा और साथ साथ स्टेट्स के द्वारा भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। एक्चुअल में ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ना, 1037 करोड़ का है, तो इसमें से 700 करोड़ आएंगे सेंटर से, और बाकी के 337 करोड़ जो होंगे वो स्टेट्स देंगी। तो मीनिंग क्या हुआ, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी NILP। सर फोकस क्या है यहाँ पे, फोकस यही है कि 15 साल से ऊपर वाले लोगों को एक तरह से कवर करें, उनको एक तरह से लिटरेट बनाएं, और यहाँ पर अलग अलग कंपोनेंट्स यहाँ पे इंक्लूड है। जैसे फॉर एग्जांपल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसके ऊपर फोकस करो। क्रिटिकल लाइफ स्किल, क्रिटिकल लाइफ स्किल मतलब देखो हम लोग जब बच्चों, मतलब आप लोग भी जब पढ़ते थे, तो आपने नोटिस किया होगा ना कि हमें, ठीक है, बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती थी, पर काफी सारी चीजें हमें नहीं पढ़ाई गई। कि हमें ये नहीं पढ़ाएगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद टैक्सेस नहीं पता होंगे कि टैक्सेस कैसे काम करते हैं, ठीक है ना, या फिर अपने इनकम टैक्स को कैसे फाइल करना है, ये कभी हमें बताया ही नहीं गया, ठीक है ना। आजकल जैसे डिजिटल लिटरेसी हो गया, ये कभी नहीं बताया। तो जो गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट रिलीज किया ना, उन्होंने फोकस किया कि हम ये सारी चीजें बताएंगे। चाइल्ड केयर कैसे करनी चाहिए वो बताएंगे, हेल्थ केयर के अंदर क्या क्या चीजें करी जा सकती हैं वो बताएंगे। तो बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स हो गया, वोकेशनल स्किल्स हो गया, ताकि आप अच्छा रोजगार ले पाओ, ठीक है। बेसिक एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, आप अपनी मन मर्जी के टॉपिक्स को चूज कर सकते हो, आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिक्रिएशन, जो भी आपको कहीं ना कहीं जिसमें इंटरेस्ट आता है ना, आप उस तरह से अपने सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हो। ये यहाँ पर बात करी गई है, आई होप आप समझ पाए होंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो ये जो स्कीम है ना, ये टेक्नोलॉजी के थ्रू बेस्ड है, ठीक है, और मेजरली क्या है, ऑनलाइन माध्यम में इसको डिलीवर किया जाएगा। हमारी कौन सी मिनिस्ट्री है इससे रिलेटेड, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मोड ऑफ लर्निंग क्या होगा, देखो आप जानते हो हमारे पास ना एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। दीक्षा क्या है सर, दीक्षा स्टैंड्स फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। आई रिपीट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो एक तरह से दीक्षा प्लेटफॉर्म के थ्रू ना आपको बहुत सारा जो लर्निंग मटेरियल है, ठीक है, वो मिल जाएगा। कैसे होता है, तो मतलब जो भी आपके स्कूल करिकुलम के रिगार्डिंग सिलेबस होता है ना, उसके रिगार्डिंग लर्निंग मटेरियल आपको प्रॉपर वे में बहुत ही एक एंगेजिंग मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे NCERT के द्वारा ये है।
साथ में ही टीवी हो गया, रेडियो हो गया, साथ में ही सामाजिक चेतना केंद्र। सर ये क्या होता है सामाजिक चेतना चेतना केंद्र? देखो, कुछ ऐसा एरिया हो सकता है स्कूल का जो थोड़ा यूटिलाइज नहीं होता हो, वो एरिया को हम यूज कैसे कर सकते हैं, वहां पर सोसाइटी के कुछ अच्छे एक्टिविटीज के लिए, सोसाइटी के अंदर एक तरह का बॉन्डिंग बनाने के लिए उनको यूज किया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं सामाजिक चेतना केंद्र। उन सभी को यूज किया जाएगा इन पर्टिकुलर पर्पसेस के लिए, ताकि लोगों के अंदर एजुकेशन को प्रोवाइड किया जा पाए, उनको लिटरेट बनाया जा पाए। तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम है हमारी, ये 5 साल तक चलेगी, 2022-23 से लेकर 2026-27, और इतने में हम 5 करोड़ लोगों को टारगेट कर रहे हैं। पैसा कितना दिया जाना था वो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके साथ में ही अगर आप नोटिस करो तो बेनिफिशियरीज कैसे आइडेंटिफाई होंगे, ये होंगे डोर टू डोर सर्वे के माध्यम से, कि कहाँ पर कौन से घर में कौन इलिटरेट है, उसको अकॉर्डिंगली हम पढ़ाएंगे। ठीक है, साथ में ही वॉलंटियर्स अपने आप को मोबाइल ऐप के थ्रू भी रजिस्टर कर सकते हैं अगर वैसा चाहें। इसके अलावा जो टीचर्स हो गया, लर्नर्स हो गया, वो वॉलंटियर मेथड से भी अकॉर्डिंगली आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर चीज वर्क करेगी। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, यांगली फेस्टिवल। देखो जब मैं बात करता हूँ यांगली फेस्टिवल की, तो ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, वहां पर एक विलेज है गोबा विलेज, वहां पर। अभी जो यांगली फेस्टिवल है ये एसोसिएटेड है एक पर्टिकुलर ट्राइब के साथ, दैट इज तीवा ट्राइब के साथ। अब होता क्या है, जैसे अभी आप नोटिस कर रहे हो, अभी थोड़े टाइम के अंदर आपका पैडी की फसल होती है, उसको उगाने का टाइम आएगा। ठीक है ना? तो जो तीवा ट्राइब्स है ना, दरअसल में इसी की बात करते हैं कि हमारी जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, जो खेती है बेसिकली हमारी, वो प्रोटेक्ट रहे, कोई बाहर से पेस्ट वगैरह आके इसको अटैक ना करे, कोई ऐसा ना हो कि कल को कुछ ड्रॉट आ गया या फ्लड आ गया बहुत बुरा, तो उससे इनकी फसल खराब हो जाए। तो एक तरह से तीवा जो ट्राइब्स है ना, इस पर्टिकुलर चीज के लिए, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। तो ये जो यांगली फेस्टिवल है हर 3 साल के बाद सेलिब्रेट किया जाता है, और इसके जस्ट बाद फेस्टिवल खत्म होते ही वो पैडी की फसल को सोना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप थोड़ा तीवा ट्राइब के बारे में जानना चाहते हो तो मेजरली असम में ही देखने को मिलती है, पर कुछ आपको मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएंगी। जिसके फाउंडर हैं दैट इज फाफरोई इंद्रो सिंह देवरी। इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है तीवा सोसाइटी के रिगार्डिंग। साथ में तीवा का नेशनल एंथम ओ अंगे तीवा तोसीमा, वो भी इनके द्वारा ही लिखा गया है। असम स्टेट के अंदर इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, इसके साथ में आप नोटिस करो कि ये झूम या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको प्रैक्टिस करते हैं। सर ये क्या चीज होती है? देखो आप लोगों ने शायद स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के बारे में सुना होगा। ठीक है ना, उसी को एक तरह से झूम या शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी आप बोल सकते हो। होता क्या है ना, इसके अंदर जो हमारे किसान है या जो भी कोई पर्सन है, वो क्या करते हैं, वो वेजिटेशन को एक तरह से स्लैश कर देते हैं, मतलब वहां की जो लैंड होती है उसको एक तरह से पूरी तरह से क्लियर कर दिया जाता है, फॉरेस्ट को बर्न कर दिया जाता है, ठीक है, वुडलैंड्स को, ताकि क्लियर लैंड हो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए आने वाले टाइम के लिए। फिर वो किसी और जगह पे शिफ्ट कर जाते हैं उतने टाइम के लिए, ताकि अकॉर्डिंगली वहां पर जो ओल्ड पैच है वो रीजनरेट कर जाए, और इतने टाइम में वो नए जगह पे जाके अकॉर्डिंगली उस चीज को कर पाए। अब काफी बार ना इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे इकोलॉजी पर्सपेक्टिव से आप बात कर लो तो बहुत सारे नेगेटिव इसके हमें देखने को मिलते हैं। एक दो पॉजिटिव्स हैं, बट अदरवाइज ज्यादा इसके नेगेटिव्स हमें देखने को मिल जाते हैं, तो कई बार काफी इसका क्रिटिसिज्म भी होता है। इसके साथ ही जॉन बील मेला एवरी ईयर भी ये ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो आई होप तीवा ट्राइब्स और यांगली फेस्टिवल के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब देखो पेंच टाइगर रिजर्व थोड़ा न्यूज में इसलिए था क्योंकि दो ऑर्फन, ठीक है, टाइगर कब्स थे, इनको रेस्क्यू किया गया है। कहाँ से? पंधार कावड़ा फॉरेस्ट रेंज जो कि महाराष्ट्र के यवतमल डिस्ट्रिक्ट में है, उनको मूव किया गया है कहाँ पे? पेंच टाइगर रिजर्व के अंदर फॉर रीवाइल्डिंग। रीवाइल्डिंग का सर मतलब क्या होता है? देखो जब एक टाइगर कब को ना हम वाइल्ड के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो देखना होता है ना कि क्या वो अकेले अपने दम के ऊपर सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, उसको बोलते हैं। अब थोड़ा पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में आप समझना चाहो तो ध्यान रखना ये मध्य प्रदेश में है, और साथ में कुछ पर्टिकुलर हिस्सा आपको महाराष्ट्र में भी देखने को मिल जाएगा। काफी लोग ये महाराष्ट्र वाला पार्ट भूल जाते हैं, पर नहीं, वहां पर भी थोड़ा सा पार्ट है। अब ये पेंच नाम आया कहाँ से? देखो एक्चुअल में अगर यहाँ पे आप नोटिस करो ना, तो ये यहाँ पे पेंच नदी जाती है, जो कि इस पेंच टाइगर रिजर्व को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। ध्यान रखना ये नॉर्थ टू साउथ नदी जा रही है ऐसे, ठीक है, ऊपर से नीचे नीचे की तरफ ये नदी जा रही है, इस तरह से इसके थ्रू फ्लो करती है, और पार्क को दो हिस्सों में डिवाइड कर दी है। तो इस नदी के नाम से ही कहीं ना कहीं इसका नाम आया है पेंच टाइगर रिजर्व। यहाँ पर आपको ना सदर्न साइड में आपको जो सतपुरा रेंज है सेंट्रल इंडिया की, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी, उसके सदर्न स्लोप्स हो गया। इसके साथ में ही यहाँ पे इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, ठीक है, पेंच मोगली सेंचुरी, ये भी सारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। रुडियार किपलिंग के द्वारा एक बहुत ही अच्छी बुक लिखी गई थी, द फेमस जंगल बुक,
वो पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया इसी को ही पोर्ट्रे करता है, और ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी यहाँ पर है। कुछ इंपॉर्टेंट फ्लोरा अगर आप देखना चाहो, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गया, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गया, ये आपको मिल जाएंगे। एंड फौना के अंदर टाइगर्स हो गया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्लॉथ बियर, जैकाल, नीलगाय, वाइल्ड डॉग, इंडियन लेपर्ड, फॉक्स स्ट्रिप्ड हिना, ये सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप ये पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, क्या कहाँ से नाम आता है, ये सारी चीजें भी आप इसके साथ अच्छे से समझ गए होंगे, राइट। कल मैंने हिस्ट्री के रिगार्डिंग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिया था, इसका एक बार क्विकली देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है किसकी, सॉल्ट लॉ 1930 की। देखो हुआ क्या था ना कि आप जानते हो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा काफी अनजस्ट लॉज लेकर आए गए थे, उनमें से एक लॉ ये भी था, ठीक है ना, कि एक तरह से उन्होंने सॉल्ट के ऊपर एक तरह से टैक्स लगा दिया था, राइट, ये सब आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ ना कि गांधी जी ने सोचा कि नहीं, ये चीज तो बहुत गलत होगी, ठीक है, इस तरह से जब हम बात कर रहे हैं कि जो सॉल्ट टैक्स था ये चीज गलत है, ठीक है, क्योंकि अगर आप नोटिस करो जो इंडियंस थे वो बिल्कुल फ्री में, मतलब जो सी वाटर था उसके थ्रू ही, वहां से सी वाटर के थ्रू बिना किसी खर्चे के, बिना किसी चीज के वहां से सॉल्ट बना लिया करते थे, ठीक है ना। पर इस तरह के जब सॉल्ट एक्ट्स आएंगे उससे क्या होगा, ब्रिटिशर्स को मोनोपोली हो जाएगी और इससे लोगों को बहुत ही हर्ट होगा। स्पेशली देखो सॉल्ट कौन खाता है, हर इंसान खाता है, आम आदमी भी खाता है, ठीक है, गरीब इंसान, सब सब लोग खाते हैं। तो सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाना तो बहुत ही गलत चीज थी। तो यहाँ पर गांधी जी ने सोचा कि नहीं, इस चीज के ऊपर तो आवाज उठानी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, आई थिंक 12 मार्च 1930 की बात है, ठीक है ना, वहां पर उन्होंने बात करी साबरमती से, ठीक है, चलते हुए कहां तक, दांडी तक उन्होंने जाने की बात करी, राइट, इसी वजह से इसको दांडी मार्च भी बोला जाता है। तो 6 अप्रैल 1930 को वो वहां पहुंचे, ठीक है, और गांधी जी ने जो सॉल्ट ला था उसको तोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने सॉल्ट बना दिया, और इनके साथ बहुत सारे लोग, हजारों लाखों की जनसंख्या में लोग इनके साथ चले, और बहुत ही फेमस पर्टिकुलर जो सत्याग्रह बन गया था। अब ये ध्यान में रखना, ये पर्टिकुलर जो सत्याग्रह था सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ इसी पर्टिकुलर एरिया में था, नहीं, अलग अलग एरियाज में अलग अलग लोगों ने लीड किया। सर जैसे कि मैं आपको बताता हूं के कलप्पन के बारे में। अब इन्होंने मालाबार जो रीजन है ना, वहां पर इनको लीड किया। कैलीकट नाम थे ना, जो जिनका आज प्रेजेंटली नाम कोईकोड है, तो कैलीकट से पयन्नूर तक इनके द्वारा लीड किया गया। उसी तरह से जब मैं बात करता हूँ सी राजा गोपालाचारी जी की, दैट इज चक्रवर्ती गोपालाचारी जी की, इन्होंने भी इस तरह का ही मार्च लीड किया, कहां से, त्रिची से वेदारण्यम, तमिलनाडु के अंदर, बेसिकली जो तंजौर कॉस्ट था वहां पर इन्होंने इस पर्टिकुलर चीज को लीड किया। उसी तरह से पेशावर के अंदर आप जानते होंगे, पेशावर के अंदर जो गांधी जी के डिसाइपल माने जाते हैं, खान अब्दुल गफार खान, ठीक है, उन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल वहां पर प्ले किया। तो इस तरह से हमें इस पर्टिकुलर टाइम पर बहुत सारे अलग अलग लोगों ने इसको लीड किया। तो यहाँ पर जो तंजौर कॉस्ट की बात हो रही है वो आ जाएगी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के रिगार्डिंग। अब आप जानते हो सी राजगोपालाचारी जी के बारे में, ये पहले इंडिया के, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया के गवर्नर जनरल भी थे, ठीक है ना, और साथ में ही लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल भी थे, क्योंकि इसके बाद तो ये पर्टिकुलर पोस्ट खत्म होगी, ठीक है ना। और इनको साथ ही साथ 1954 में भारत रत्न भी अवार्ड किया गया। तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे। इसके अलावा अगर मैं बाकियों की भी बात करूँ ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल वीओ चिदम्बरम पिल्ले, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने जो स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी थी उसकी स्टार्ट करी, ताकि एक तरह की जो ब्रिटिशर्स की एक तरह की मोनोपोली थी ना नेविगेशन के अंदर, उसको एक तरह से खत्म किया जा पाए। प्लस साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अगर बात करें के कामराज की, तो इनका देखो रोल पहले भी था, पर पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर इनका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा, ठीक है। जानते हो ना कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर प्रेसिडेंट होते हैं, तो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत फेमस प्रेसिडेंट रहे हैं ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इनको एक्चुअल में किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। आप में से जो लोग थोड़ा पॉलिटिक्स को फॉलो करते होंगे ना, वो जानते होंगे के कामराज जी के बारे में, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल था, ये मद्रास स्टेट से आते थे, ठीक है, कांग्रेस के रिवाइवल के लिए इन्होंने बहुत मेजर रोल प्ले किया है। उसी तरह से आप एनी बेसेंट, ये तो डेफिनेटली हम सब पढ़ते ही हैं, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ ही एसोसिएटेड थी। इनके दो बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर हैं, बताओ कौन से, एक था कॉमनवेल और दूसरा कौन सा था, न्यू इंडिया। साथ में ही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, एनी बेसेंट। फर्स्ट, अगर आपसे कोई पूछे फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट, तो वो उसका आंसर आएगा सरोजनी नायडू जी। ध्यान रखना, फर्स्ट अगर सिर्फ पूछे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट तो एनी बेसेंट, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट तो आंसर आएगा सरोजनी नायडू। तो आई होप आप ये कंफ्यूजन अब नहीं करोगे, राइट।
तो ये हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया। और देखो मैंने सारे के सारे ऑप्शन भी साथ में आपको एक्सप्लेन कर दिए, क्योंकि कल को हो सकता है कि इनके बारे में ना पूछ के एनिमेशन जी के बारे में पूछ ले। तो डेफिनेटली इस तरह से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करोगे ना कहीं पॉसिबिलिटी रहती है कि आप आने वाले सालों के अंदर अच्छे से तैयारी करके जा सकते हो। अब मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, इन पांचों क्वेश्चंस का ट्रू और फॉल्स का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे इनका एक बार मैं क्विकली आपको आंसर बता देता हूं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है एशियाटिक चीता वल्नरेबल है। क्या ये बात ठीक है? देखो याद करो, जब मैंने बात करी थी अफ्रीकन चीता की, मैंने बात करी अगर थी अफ्रीकन चीता की, तो बोला था कि ये तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हमें देखने को मिल जाएंगे। पर जो एशियाटिक चीता ये कहाँ देखने को मिलते हैं? सिर्फ और सिर्फ ईरान के अंदर। बहुत ही कम नंबर है इनका, 100 से भी कम है। तो अफ्रीकन चीता क्या थे? ये थे हमारे वल्नरेबल। पर जब मैं बात करता हूँ एशियाटिक चीता की, ये तो भैया क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना, ये तो बहुत ही कम है। तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना कि वल्नरेबल। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में उल्टा कर दिया है, अफ्रीकन चीता वल्नरेबल है, एशियाटिक चीता क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं सर, गलेथिया बे नेशनल पार्क क्या लिटिल अंडमान के अंदर है? सर ये भी फॉल्स है। कल हमने पढ़ा था ना ग्रेट निकोबार के बारे में, तो हमने वहां देखा कि 2 मेजर नेशनल पार्क्स वहां पर हैं, गलीथिया बे नेशनल पार्क, कैम्बल बे नेशनल पार्क। साथ में एक बायोस्फीयर रिजर्व दैट इज ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी। तीसरा, इंटरचेंज फी की जब हम बात करते हैं, क्या ये फी मर्चेंट चार्ज करता है ऑन कस्टमर? सर ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये फी चार्ज होती है मर्चेंट के ऊपर। ठीक है, कौन चार्ज करता है? आपका रिसीवर बैंक हो सकता है या फिर जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है वो चार्ज करता है मर्चेंट के ऊपर। तो तीसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स है। चौथा, काटसा, ये तो पढ़ा ही था, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। तो क्या ये उन कंट्रीज को पनिश करता है जो कहीं ना कहीं रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ एंगेजमेंट रखते हैं डीपली? द आंसर इज यस। तो ये चौथा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। पांचवा, एक्सोस्टोमा धृतीय, क्या ये न्यूज में था एक नई बीटल स्पीशीज है? द आंसर इज फॉल्स। कल पढ़ा था ना, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया था, एक नई कैटफिश स्पीशीज को डिस्कवर किया था। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो कैटफिश स्पीशीज है, तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो, इस तरह से ये पांचों क्वेश्चन का आंसर हो गया। कल कल एज इन मंडे के लिए इन पांचों क्वेश्चन का आंसर प्लस साथ में जो पॉलिटी का पीवाईक्यू मैंने आपको दिया है एंड उसके साथ ही साथ जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है, उन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या उनका आंसर होना चाहिए। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एज नथिंग एल्स पे जा सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।